थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2006 की ग्रिड आयरन गैंग। ये मूवी एक जेल और वहां के यंग एज के क्रिमिनल्स की एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जहां जेल का काउंसलर अपनी सजा काटने आए यंग लड़कों की एक फुटबॉल टीम बना देता है ताकि वो सब स्पोर्ट्स में ध्यान दें और गैंग वॉर और वायलेंस से दूर रह सके। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज के वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1993 में लॉस एंजलिस शहर से, जहां हम लड़कों की एक जुवेनाइल फैसिलिटी को देखते हैं, जहां 18 साल से कम एज के लड़के अपने करे हुए क्राइम्स की सजा काटने आते हैं। एक रात को जब सभी कैदी सो रहे होते हैं, तब रॉजर्स नाम का एक 17 साल का लड़का जो 88 गैंग का मेंबर होता है अपने बेड से उठता है और ओवेंस नाम के एक लड़के पे सोते हुए हमला कर देता है, क्योंकि ओवेंस 95 गैंग का मेंबर होता है और इन दोनों गैंग के बीच में सालों से लड़ाई चल रही है, जिसमें अब तक कई लड़के अपनी जान गंवा चुके हैं। ओवेंस पे अटैक करने के लिए गार्ड्स रॉजर्स को उठा के सॉलिटरी में फेंक देते हैं और उसी रात को जेल का काउंसलर शॉन पोर्टर रॉजर्स के सेल में आता है और एक न्यूज़पेपर फोल्ड करके उसे मारने लगता है और पूछता है कि तूने ओवेंस पे सोते हुए अटैक क्यों किया। रॉजर्स उससे कहता है कि वो मेरे 88 गैंग के बारे में फालतू बोल रहा था और शॉन उसे समझाता है कि इसी गैंगबाजी के चक्कर में ही तू यहाँ आया था, पर अब तेरी सजा पूरी होने वाली है, इसीलिए कुछ दिन बिल्कुल शांति से रह, वरना जेल का वार्डन तुझे रिलीज नहीं करेगा। वो रॉजर से कहता है कि अपनी लाइफ को इस गैंग वॉर और लड़ाइयों में वेस्ट मत कर, वरना अगले कुछ सालों में या तो तू जेल में वापस आ जाएगा या फिर मारा जाएगा, इसलिए अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच ले। इसी के कुछ दिनों बाद रॉजर्स अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ जाता है और वो अपने कजन भाई विली और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूम रहा होता है, जब 88 गैंग के उसके दो साथी साइकिल पे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि 95 गैंग वालों ने उनके छोटे भाई की साइकिल को कार से कुचल दिया था और अब वो उनसे बदला लेने जा रहे हैं। रॉजर्स उनसे कहता है कि वो अभी जेल से छूटा है और उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, जब वो लड़के उसे एक रिवॉल्वर देते हैं और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और रॉजर्स अपने कजन विली से भी पूछता है कि क्या वो उनके साथ इस फाइट में चलेगा। तभी 95 गैंग के कुछ लड़के कार में वहां आ जाते हैं और इन सबके ऊपर फायरिंग कर देते हैं और इस फायरिंग में इनका एक साथी मारा जाता है। रॉजर्स और विली वहां से भागने लगते हैं, पर 95 गैंग के वो लड़के इनके पीछे पड़ जाते हैं और विली एक लोहे का फेंस टाप के एक घर के अंदर कूद जाता है, पर रॉजर के उस फेंस को जंप करने से पहले ही वो लड़के उसे कार से क्रश कर देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं और रॉजर्स वहीं मारा जाता है। अपनी आंखों के सामने अपने कजन भाई को मरता हुआ देख के विली को बेहद बुरा फील होता है और पुलिस और एम्बुलेंस के वहां आने के बाद 88 गैंग का लीडर फ्री भी अपने लड़कों के साथ वहां आता है। फ्री विली से कहता है कि रॉजर्स की मौत का बदला वो जरूर लेंगे और वो उसे एक हैंडगन देता है और कहता है कि जिसने तेरे भाई को आज कार से कुचला है उसी लड़के का भाई सुपरमार्केट में कैशियर का काम करता है और तू चाहे तो उसे मार के अपने भाई का बदला पूरा कर सकता है। और बदले की आग और गुस्से में विली इस काम के लिए मान जाता है। उधर जेल में मैल्कम नाम का एक सीनियर गार्ड शॉन को रॉजर्स के मरने की न्यूज देता है, जो सुन के वो बेहद हर्ट होता है क्योंकि उसने रॉजर को गैंग से दूर रहने को कहा था। तभी दो लड़के फिर से लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं और शॉन उनमें से एक को सॉलिटरी में भेज देता है। शॉन अब इस सबसे तंग आ चुका होता है और वो मैल्कम से कहता है कि इतनी कम एज में भी ये लड़के जेल के अंदर या बाहर एक दूसरे को मारने को तैयार बैठे हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनकी हेल्प करने के लिए ऐसा क्या करूं जो ये गैंग वॉर से दूर हो जाएं और ये सब छोड़ के अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकें। उधर जेल के बाहर हम विली को देखते हैं जो हैंडगन लेके रॉजर्स की डेथ का बदला लेने जा रहा है। सुपरमार्केट में वो एक 95 गैंग मेंबर के भाई को मारने के लिए अपनी हैंडगन निकालता है, पर वो लड़का डर जाता है और विली से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। और विली नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी किसी को शूट नहीं किया। तभी एक आदमी पीछे से कुछ कहता है और विली स्टोर की खिड़की पर गोली चला देता है और वो पैनिक होके किसी को मारे बिना ही वहां से भाग निकलता है। अपने घर आके विली देखता है कि उसका छोटा भाई रो रहा है और उसकी माँ के चेहरे पे चोट के निशान हैं, क्योंकि उसका स्टेप फादर अक्सर शराब पी के उसकी माँ पे हाथ उठाता है। आज सुबह ही विली ने रॉजर्स को मरता हुआ देखा था और अब अपनी माँ की ऐसी कंडीशन देख के उसे बेहद गुस्सा आता है। तभी उसका स्टेप फादर उसके सामने आता है और विली अपनी माँ को हिट करने के लिए उसे गालियां देने लगता है और वो आदमी विली पे भी हाथ उठाता है और गुस्से में विली वो हैंडगन निकालता है और उसे 3 गोलियां मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसे ये मर्डर करने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और विली भी उसी जेल में आता है जहाँ उसका कजन रॉजर्स आया था। एक रात को शॉन कुछ स्कूल के बच्चों को अमेरिकन फुटबॉल खेलता हुआ देखता है और उसके दिमाग में
अपनी एक टीम बनाने का आइडिया आता है जिसमें वो जेल के लड़कों को शामिल करेगा और मेहनत और टीम वर्क सिखा के वो जेल में होने वाली गैंग वॉर को थोड़ा बहुत कम कर पाएगा और लड़कों को अपनी सारी एनर्जी गेम में लगानी पड़ेगी। अगले दिन वो मैल्कम के साथ जेल के वार्डन से अपना ये आइडिया शेयर करता है और कहता है कि अगर ये प्रोग्राम शुरू हो जाए तो इन लड़कों को डिसिप्लिन में लाना इजी हो जाएगा और यहाँ से बाहर जाके इन्हें स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप से कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल सकता है और वार्डन भी इसके लिए मान जाता है। उधर जेल के कॉमन यार्ड में कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और विली अकेला बैठा होता है क्योंकि वो यहाँ नया होता है। तभी बास्केटबॉल विली के ऊपर से बाउंस करती हुई निकलती है और एक लड़का उससे बॉल वापस मांगता है पर विली उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। उस लड़के को लगता है कि विली में बेहद अकड़ है पर तभी ओवेंस उसके सामने आता है जो 95 गैंग से होता है और वो कहता है कि 88 गैंग वाले कायर हैं और जैसे हमारे गैंग ने बाहर इसके भाई रॉजर को मारा वैसे ही इसका भी नंबर आएगा। पर विली कहता है कि उससे पहले मैं तुझे इसी जेल में जान से मार दूंगा और उन दोनों की हाथापाई होने से पहले ही अलार्म बजता है और शॉन सभी को लाइन बना के अंदर आने के लिए बोलता है। वो सबसे कहता है कि हम एक फुटबॉल टीम बनाने जा रहे हैं पर इसमें वही कैदी शामिल हो सकेंगे जो डेली प्रैक्टिस में आएंगे और अपने टेस्ट में 40% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे और कई लड़के टीम ज्वाइन करने के लिए अपना नाम देते हैं। विली को इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता पर शॉन विली को भी अपनी टीम में ले लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो भी अपने भाई रॉजर्स की तरह गैंग वॉर का शिकार हो जाए। और अगले दिन से ही शॉन सबको वर्कआउट करवा के गेम सिखाने लगता है। अपनी टीम से मैच खेलने के लिए शॉन और मैल्कम कई फुटबॉल क्लब से बात करते हैं पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि खेलने वाले प्लेयर्स जेल के कैदी हैं सभी उनके साथ खेलने के लिए मना कर देते हैं। फाइनली उन्हें एक आदमी मिलता है जो चर्च के लड़कों का फुटबॉल कोच होता है और वो बिना जज करे शॉन की टीम के साथ अपनी टीम का मैच करवाने के लिए मान जाता है। शॉन मैल्कम के साथ जेल में वापस आता है और सभी लड़कों से कहता है कि 3 हफ्तों बाद तुम्हारा पहला मैच है इसलिए अब सारे सीरियस हो जाओ। वो इस टीम को मस्टैंग नाम देता है और सबसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यहाँ आने से पहले क्या क्राइम किया था और तुम किस गैंग से हो क्योंकि आज से रोज हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे और अभी से तुम सब ग्रिड आयरन गैंग के मेंबर हो क्योंकि ग्रिड आयरन उस जेल के प्लेग्राउंड का नाम होता है। अगले दिन से शॉन सबको प्रैक्टिस करवाने लगता है और सभी लड़के मैच के लिए रेडी होने लगते हैं। एक ओवरवेट लड़का ट्रेनिंग बीच में छोड़ देता है क्योंकि वो इतना फास्ट नहीं होता पर विली ओवेंस और कई लड़के इस ट्रेनिंग को एंजॉय करने लगते हैं और पहली बार वो सब खुद को जेल के कैदियों की तरह नहीं बल्कि प्लेयर्स की तरह देखने लगते हैं। शॉन रात को उन सबको ब्लैक बोर्ड पे प्लेयर्स की फॉर्मेशन सिखाता है और अपनी टीम के लिए भी एक स्ट्रेटेजी बना के सबको अपनी पोजीशंस याद रखने को बोलता है। अगले दिन प्रैक्टिस के ब्रेक टाइम में ओवेंस फिर से विली को प्रोवोक करता है और विली के पीने का पानी उसके सामने गिरा देता है। विली भी इसका बदला लेता है और प्रैक्टिस स्टार्ट होते ही वो भागते हुए ओवेंस को फेस पे हिट करता है और उन दोनों की ग्राउंड में ही लड़ाई हो जाती है। शॉन उन दोनों को रोकता है और कहता है कि हमें एक टीम की तरह यूनाइट होकर खेलना है इसलिए तुम दोनों अपनी ये गैंग की दुश्मनी गेम में ना घुसाओ। पर विली कहता है कि ओवेंस के 95 गैंग वालों ने उसके भाई रॉजर्स को मारा था जो वो कभी नहीं भुला सकता और ओवेंस भी कहता है कि उससे पहले इसके 88 गैंग ने उसके बेस्ट फ्रेंड की जान ली थी इसलिए वो इन्हें माफ नहीं करेगा। और शॉन इन दोनों से कहता है कि तुम्हें एक दूसरे को माफ करना सीखना होगा वरना तुम्हारी दुश्मनी से ओपोनेंट टीम का फायदा होगा और हम सब की मेहनत बेकार हो जाएगी। वो उन दोनों को आज के लिए प्रैक्टिस से निकाल देता है और वार्डन के ऑफिस में जाके उससे मिलता है क्योंकि टीम के लिए यूनिफॉर्म्स और फुटबॉल किट्स अभी तक नहीं आई हैं। वार्डन उससे कहता है कि जेल के पास इतना बजट नहीं है कि सबके लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मंगवा सकें और वैसे भी इनमें से कई लड़के मर्डर करके यहाँ आए हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है और कोई फुटबॉल टीम शायद ही कभी इनके साथ खेलेगी। शॉन को ये सुन के बेहद गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर हम लोग ही ऐसा सोचेंगे तो इन्हें वापस सोसाइटी में कभी कोई जगह नहीं मिलेगी और अगर जेल मैनेजमेंट ने इनके लिए स्पोर्ट्स का सामान नहीं मंगवाया तो मैं अपने पर्सनल खर्चे से ये सब खरीदूंगा। और वो गुस्से में वार्डन के ऑफिस से बाहर आ जाता है। शॉन ग्राउंड में वापस आता है और टीम पे गुस्सा होता है क्योंकि उन सबकी गेम फॉर्मेशन अभी भी बेहद खराब है और वो सबसे कहता है कि जब तक तुम सब इसे ठीक से नहीं सीखते आज कोई ग्राउंड से बाहर नहीं जाएगा। टीम के सभी लड़के जो सुबह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अब थक चुके होते हैं और सभी शॉन की बात ना मान के ग्राउंड पे बैठने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सभी एक साथ ग्राउंड में बैठ जाते हैं जैसे वो कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो देख के शॉन खुश होता है क्योंकि अपने आपसी लड़ाई झगड़े भुला के सभी पहली बार यूनाइट हुए हैं और वो सबको एक ब्रेक देता है। एक दिन शॉन अपनी माँ को कीमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है जिसे कैंसर होता है और
उसकी माँ कहती है कि तुम बेहद अच्छा काम कर रहे हो और धीरे धीरे तुम्हारी करी हुई मेहनत सबको नजर आने लगेगी। कुछ दिन बाद सभी प्लेयर्स के लिए फुटबॉल किट्स आ जाती हैं और जब शॉन उन्हें वो सारा सामान देता है तब सभी उन्हें देख के बेहद खुश होते हैं। अपनी यूनिफॉर्म्स और हेलमेट पहन के सभी फिर से प्रैक्टिस पर लग जाते हैं और धीरे धीरे सभी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। इनके पहले मैच में अब सिर्फ 4 दिन का टाइम बचा होता है, पर तभी प्रैक्टिस के दौरान इनकी टीम का एक अच्छा प्लेयर जूनियर इंजर्ड हो जाता है और एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। इसी के थोड़े टाइम के बाद जब सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब कैदियों के 2 ग्रुप आपस में भिड़ जाते हैं और टीम का एक लड़का अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए जाने लगता है, पर शॉन उसे रोक लेता है और याद दिलाता है कि इस वक्त सिर्फ तुम्हारी टीम ही तुम्हारा गैंग है और वो लड़का उस लड़ाई में नहीं पड़ता। उनका इंजर्ड हुआ साथी जूनियर भी हॉस्पिटल से वापस आ जाता है और टीम से कहता है कि मैं पहला मैच नहीं खेल पाऊंगा, पर तुम सब अच्छे से खेलना और ओपोनेंट टीम को हरा के ही वापस आना। मैच का दिन आ जाता है और शॉन और कुछ गार्ड्स के साथ बस में बैठ के टीम वाले फुटबॉल स्टेडियम जाते हैं और लॉकर रूम में शॉन सबको एक इंस्पिरेशनल स्पीच देता है, पर विली और ओवेंस अभी भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और मैच स्टार्ट होने के बाद भी ये दोनों साथ में नहीं खेलते और एक दूसरे को बॉल तक पास नहीं करते। टीम हाफ टाइम तक अच्छा खेलती है, पर इनकी ओपोनेंट टीम नोटिस कर लेती है कि इन लोगों में कोऑर्डिनेशन की कमी है और वो हाफ टाइम के बाद इन्हें बुरी तरह हरा देते हैं, जिससे ये सभी बेहद डिसअपॉइंट होते हैं। मैच के बाद शॉन अपनी टीम से कहता है कि ये बस तुम्हारा पहला मैच था जिसकी तैयारी करने के लिए तुम्हें बेहद कम टाइम मिला था, जबकि तुम्हारे ओपोनेंट सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हार मत मानो। अगले दिन शॉन अपनी माँ से मिलता है जो अब तक हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी होती है और वो उसे अपने पहले मैच के बारे में बताता है और वो कहती है कि तेरी टीम जरूर जीतेगी, इसीलिए अपने आप पे डाउट मत कर। पहले मैच का रिजल्ट सुन के जेल के बाकी कैदी मस्टैंग टीम का मजाक उड़ाने लगते हैं और वार्डन भी अपने ऑफिस में बुला के शॉन से पूछता है कि क्या ये लोग आगे खेल पाएंगे, पर सबका मुंह बंद हो जाता है ये देख के कि शॉन के बिना बुलाए ही टीम सुबह ग्राउंड में आके प्रैक्टिस शुरू कर चुकी है और वो सब अपनी पहली हार को भुला के नेक्स्ट मैच के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। शॉन को अपनी टीम पे बेहद प्राउड फील होता है और उनकी मेहनत के रिजल्ट्स भी आने लगते हैं, क्योंकि मस्टैंग टीम अपने दूसरे मैच को टाई कर देती है और थर्ड मैच तक विली और ओवेंस भी अपनी दुश्मनी भुला के साथ में खेलने लगते हैं और उस मैच में ओपोनेंट टीम को हरा देते हैं। मैच खत्म होते ही शॉन और उसकी टीम खुशी से पागल हो जाते हैं और विली और ओवेंस भी एक दूसरे से हाथ मिला के टीम के लिए अपनी दुश्मनी को खत्म कर देते हैं। अपनी पहली जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सभी एक स्विमिंग पूल में जाते हैं और शॉन और मैल्कम को भी अंदर खींच लेते हैं। शॉन की माँ की कंडीशन अब खराब होने लगती है और डॉक्टर्स उससे कह देते हैं कि वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी और आखिरी टाइम में अपनी माँ के पास रहने के लिए शॉन वार्डन से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है। शॉन नोटिस करता है कि ग्राउंड खाली है और आज टीम प्रैक्टिस नहीं कर रही है और वो गुस्से में कॉमन रूम में जाता है, पर वहाँ टीम ने शॉन की माँ की लंबी हेल्थ के लिए फ्लावर अरेंजमेंट किया होता है और सब उसे अपनी बेस्ट विशेस लिख के एक कार्ड भी देते हैं, जिस जेस्चर से शॉन इमोशनल हो जाता है। वो हॉस्पिटल जाके अपनी माँ के पास वो फ्लावर्स रखता है और टीम के लड़कों की बेस्ट विशेस भी पढ़ के सुनाता है, पर अब तक शॉन की माँ की हालत काफी क्रिटिकल हो जाती है और एक रात को नींद में ही उनकी डेथ हो जाती है। अपने नेक्स्ट मैचेस में टीम और अच्छा परफॉर्म करती है और एक के बाद एक कई मैचेस जीतने लगती है और इनके कुछ फैंस भी बन जाते हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले किसी ने इस टीम का नाम भी नहीं सुना था और अब ये मैचेस जीते जा रहे हैं। मस्टैंग टीम ऐसे ही सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाती है और एक दिन 88 गैंग का लीडर फ्री विली से मिलने जेल में आता है। मैल्कम फ्री को पहचान जाता है और उसे डर होता है कि फ्री की गैंगबाजी वाली बातों से विली फिर से अपनी गेम को भुला के उसी डायरेक्शन में सोचने लगेगा, इसीलिए वो फ्री को विली से मिलने की परमिशन नहीं देता। जेल से बाहर जाते हुए फ्री को ओवेंस दिखाई देता है और उसके हाथ पे बने 95 गैंग के टैटू को देख के वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। सेमीफाइनल्स का मैच देखने जेल का वार्डन, विली की गर्लफ्रेंड और कई सारे टीममेट्स की फैमिलीज भी आती है और फ्री भी विली को सपोर्ट करने वहां आया होता है और सभी लोग उनके लिए चीयर करने लगते हैं और विली ओवेंस की हेल्प से एक टच डाउन भी करता है। हाफ टाइम में फ्री विली से मिलने ग्राउंड के अंदर आ जाता है, पर रास्ते में उसकी टक्कर ओवेन से हो जाती है और ये जानते हुए कि वो 95 गैंग का है, उसकी ओवेन से बहस हो जाती है और वो सबके सामने एक हैंडगन निकाल के उसे शूट कर देता है और ओवेंस नीचे गिर जाता है। फ्री ओवेंस को सर में शूट करने वाला होता है जब विली भागते हुए आता है और उसे धक्का देके गिरा देता है और फ्री को यकीन नहीं होता कि विली अपने दुश्मन गैंग के मेंबर को कैसे बचा रहा है। स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है और पुलिस भी वहां आ जाती है, इसलिए फ्री वहां से भागने लगता है, पर वो भागते हुए पुलिस पे भी फायर करता है और पुलिस वाले उसे रिटर्न फायर में मार गिराते हैं, जो देख के
विली बेहद हर्ट होता है। टाइम पे हॉस्पिटल आने की वजह से ओवेंस की जान बच जाती है, पर मैल्कम शॉन से कहता है कि गैंग वायलेंस की न्यूज के बाद से कोई हमारी टीम के साथ खेलना नहीं चाहता, क्योंकि सभी को अपनी टीम के प्लेयर्स की जान की चिंता है। उधर ओवेंस की जान बचाने और फ्री को रोकने का गिल्ट विली को खाया जा रहा होता है और अगले दिन जेल के कॉमन यार्ड में उसी का ही एक गैंग मेंबर उसे फ्री की मौत के लिए ब्लेम करता है और कहता है कि तूने 88 गैंग के साथ गद्दारी की है, और विली उस लड़के पे झपट के उसे मारने लगता है और कहता है कि मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, और ये लड़ाई करने के लिए उसे सॉलिटरी में फेंक दिया जाता है। शॉन विली से मिलने आता है और विली कहता है कि उसे फाइनल में नहीं खेलना, और शॉन उससे कहता है कि अगर तू मैच नहीं खेलेगा तो भी तेरे गैंग वाले फ्री के मरने का ब्लेम तेरे ऊपर ही लगाएंगे। वो उसे समझाता है कि मैंने तेरे भाई रॉजर्स को भी ऐसे ही समझाया था, पर उसने गैंग से रिश्ते बनाए रखे, इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं है। पर तेरे पास मौका है ये सब बदलने का, एक फुटबॉल प्लेयर बनने का और स्कॉलरशिप लेके कॉलेज जाने का, इसीलिए गैंग और लॉयल्टी के बारे में भूल के अपने बारे में सोच। और विली कंफ्यूज होके रोने लगता है और शॉन उसे कंसोल करता है। इसके बाद शॉन फुटबॉल टीम के कोचेस और प्रमोटर से एक मीटिंग करता है और सबको अश्योर करता है कि फाइनल मैच में कोई गैंग वायलेंस या शूटिंग नहीं होगी, और वो मीडिया के साथ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स और दूसरी जेल के गार्ड्स को भी मैच के दौरान स्टेडियम में पेट्रोलिंग के लिए बुला लेता है। और इतने ऑफिसर्स को देख के ओपोनेंट टीम और उनके प्लेयर्स भी सेफ फील करते हैं और मैच शुरू होता है। ओपोनेंट टीम के स्ट्रांग होने के बाद भी मस्टैंग टीम काफी अच्छा खेलती है, और हाफ टाइम में विली की स्पीच और शॉन के भरोसे की वजह से वो फाइनली अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं। शॉन और मैल्कम बेहद खुश होते हैं और एंड में ये रिवील होता है कि मस्टैंग टीम के कुछ प्लेयर्स जेल से छूटने के बाद अपने गैंग में वापस चले गए, पर विली और बाकी कई लड़कों को स्कॉलरशिप पे आगे पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद क्राइम की लाइफ को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ग्रिड आयरन नाम का वो ग्राउंड आज भी एग्जिस्ट करता है, और जेल के मैनेजमेंट ने शॉन के फुटबॉल आइडिया को परमानेंटली कैदियों के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया। और मूवी के एंड में हमें असली मैल्कम और शॉन भी दिखाए जाते हैं, जिन्होंने एक गेम से कई यंग बच्चों की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। एक और ऐसी ही ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।